हेलो बच्चों, प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं फिजिक्स बोर्ड के द्वारा डाला गया क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। ये कुछ स्पेशल लेक्चर्स क्लास 11th के लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं। आज हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं यूनिट नंबर 7, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण और द्रव्य के तापीय गुण, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इतना पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। फटाफट आप देखिए बोर्ड पे, पेन कॉपी ले लीजिए साथ में। ओके, पूरा डिस्कशन आपको तेजी से मिलने वाला है। ठीक, पहला प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं बच्चों। प्रतिबल, ओके। प्रत्यानयन बल वस्तु की स्थिति को प्रारंभिक अवस्था में वापस लाता है, ओरिजिनल पोजीशन में। दूसरा क्वेश्चन है, चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हों तो द्रव्य को कहते हैं। ये देखिए प्रतिबल विकृति ग्राफ जो हमने देखा था, प्रतिबल विकृति ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा था। चरम सामर्थ्य बिंदु, चरम सामर्थ्य बिंदु क्या, ये बताता है प्रत्यास्थता की सीमा, और विभाजन बिंदु माने त्रोटन बिंदु। अगर ये दोनों पास पास हैं तो देखो भाई, जिनमें ये क्षेत्र दूर होता है वे कहलाते हुए पदार्थ तन्य कहलाते हैं, जो पास पास होते हैं वे क्या कहलाते हैं, भंगुर कहलाते हैं। ठीक है, द्रव्य को भंगुर कहते हैं या भंगुर पदार्थ कहते हैं। तीसरा, हाइड्रोलिक मशीन कौन के सिद्धांत पर काम करती है, पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। चौथा, चक्रण करती गतिशील गेंद, बहुत शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्य करने वाले गतिक उत्थापक को, उत्थापक बुओयंट फोर्स, चक्रण करती, स्पिन करती हुई बॉल के लिए, इसको कहते हैं मैग्नस प्रभाव। मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, है ना, मैग्नस प्रभाव, बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग है ये। पांचवा क्वेश्चन है, पानी और कांच के लिए संपर्क कोण। देखो, शुद्ध पानी और कांच के लिए तो 0 डिग्री होता है, और नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 6-7 डिग्री भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। छठवां, श्यान बल F बराबर। अब F बराबर ये क्या पूछा भाई, अब श्यान बल के तो फॉर्मूले अलग हैं। एक तो होता है -6 पाई ईटा RV, ऐसा होता है, ये स्टोक का नियम है, और एक श्यान बल ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे अपन कि इनने क्या पूछा है ना। श्यान बल क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा X इंटू A, और यहाँ पे आती है रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड संख्या। ये दोनों ही श्यान बल के फार्मूले हैं। सॉरी बच्चों, ये है स्टोक का नियम। स्टोक के नियम के हिसाब से श्यान बल इतना होता है, और ये होता है न्यूटन का नियम। न्यूटन के नियम से श्यान बल का मान ये होता है। ठीक, 6 खाली स्थान हो गए। 7वां खाली स्थान है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। 7वें में क्या लिखेंगे, बढ़ जाती है। 8वां, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है या घट जाती है। 9वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को, अवस्था परिवर्तन करना है तो ऐसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं बच्चों, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 10वां, ऊष्मा चालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक, बोर्ड पे देखिए कहाँ से बनेगा, ऊष्मा चालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक, आइए बता रहा हूँ, इस फार्मूले से आता है, इस फार्मूले से बनेगा। K का मात्रक चाहिए, ऐसा ही मात्रक। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसा ही मात्रक में जूल, जूल बटे में सेकंड। K बराबर ऐसे बनेगा, देखो, Q इंटू L बटे T इंटू A इंटू T1 माइनस T2, ऐसा। तो ये हो गया जूल, और पर सेकंड जूल पर सेकंड
ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकंड पर मीटर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, और ये तापांतर ताप है तो पर केल्विन। लेकिन जूल पर सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं, तो एक तो ये भी सही है जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, और एक ये भी सही है बच्चों वॉट पर मीटर पर केल्विन, या कोई इसको लिखे वॉट पर केल्विन पर मीटर तो भी सही है। ठीक है, तो ये ऐसा ही मात्रक ऊष्माचालकता गुणांक का हो गया। 10वां खाली स्थान। 11वां खाली स्थान, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, जिनको खींचकर बहुत ज़्यादा विकृति पैदा की जा सकती है, ये कहलाते रबड़ के जैसे। रबड़ को खींचो तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, उसमें बहुत विकृति उत्पन्न होती है। तो रबड़ जैसे पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न होती है इलास्टोमर कहलाते हैं। भाई हिंदी में तो हमें याद नहीं आ रहा है, इलास्टोमर, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं इलास्टोमर। ठीक, ये हो गए क्या, जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक आंसर और भी दे सकते हैं लेकिन आपके स्कूल वाले, इलास्टोमर होते हैं जो रबर जैसे पदार्थ, लेकिन यहाँ पे इनके पूछने वालों का मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो ये पूछ रहे हैं तन्य पदार्थ पूछ रहे हैं, वो जो ज़्यादा खिंच जाते हैं पदार्थ, जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है। हाँ, तो आप लोग इलास्टोमर मत भरिए। इलास्टोमर रबर जैसे पदार्थ होते हैं जिन पर कम प्रतिबल लगाने से, कम विरूपक बल लगाने से ज़्यादा विकृति उत्पन्न हो, वो इलास्टोमर कहलाते हैं। और इस क्वेश्चन में जो ये पूछ रहे हैं तन्य पदार्थ कहलाते हैं, तन्य पदार्थ कहलाते हैं। मतलब खूब ज़्यादा खिंच सकें, जो खूब ज़्यादा खिंच सकें, जैसे सोने चांदी के आभूषण बनते हैं, इनमें कितना जितना चाहे खींचते जाओ इनमें स्थायी विकृति आती है, वापस नहीं होते। ठीक, तो इसमें आप 11वें में तन्य पदार्थ भरिए, इलास्टोमर मत भरिए। इलास्टोमर है रबर जैसे पदार्थ जो कम विरूपक बल पर ज़्यादा विकृति उत्पन्न करते हैं। चलिए, सही विकल्प, हाँ, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। 4 ऑप्शन हैं, तांबा, स्टील, रबर, प्लास्टिक। तो सही विकल्प में इसका ऑप्शन बी है इस्पात। इस्पात को स्टील बोलते हैं, पेपर में स्टील लिखा है तो समझ जाना है ना। दूसरा, जल का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी सबसे गाढ़ा होता है, याद कीजिएगा इसको। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक, दाब बढ़ा देंगे तो कोई चीज़ जल्दी गल जाएगी। अरे बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलाना है, हम कह रहे हैं उसको दबा लो अच्छे जोर से, तो ज़्यादा ताप नहीं बढ़ाना पड़ेगा, पहले ही पिघल जाएगी। यानी गलनांक कम हो जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है। तीसरे का ए। चौथा, श्यानता गुणांक का मात्रक है, श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज। पॉइज ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, मैं अलग से बता रहा हूँ, ऐसा ही मात्रक होता है डेका पॉइज। क्या होता है बच्चों, पॉइज ऐसा भी लिखा रहता है और ऐसा भी लिखा रहता है, ई भी लिखा रहता है, या भी लिखा रहता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं POISE, पॉइज। ठीक। 5वां है, 2 भिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं। एक बुलबुला है, एक और छोटा बुलबुला है, आपस में जुड़ जाते हैं। कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा, इसमें लिखा है बुलबुल। ये जब आपस में जुड़ेंगे बच्चों, एक ही ताप पर और एक ही साबुन के बने हैं, तो वास्तव में दाबांतर क्या होता है इनके अंदर, बताइए। बुलबुले के अंदर डेल्टा P बराबर होता है 4T/R, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। तो जिसकी त्रिज्या कम है उसके अंदर दाब ज़्यादा है। तो जब ये जुड़ेंगे आपस में, इनको जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, छोटा गोला मिट जाएगा और बड़ा गोला बन जाएगा। ये फुसफुसा के छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे ये छोटा बचेगा और फिर धीरे आके इधर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो बड़ा गोला पूर्ण गोल होगा और छोटा गोला ख़त्म हो जाएगा। इसका प्रेशर ज़्यादा है तो गैस इधर से फ्लो करेगी इसकी तरफ, तो पूरी इसकी गैस निकल के इसमें चली जाएगी, ये पिचक जाएगा, ये पुच्छ हो जाएगा। कौन सा पिचक जाएगा, छोटा गोला पिचक जाएगा, बड़े गोले में भर जाएगी पूरी गैस, तो बड़ा गोला थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द 5th क्वेश्चन। 5 में का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलो अब आ गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। चलो ये भी हम एक बार बोले देते हैं आपको। ठीक, किताब में से जहाँ से याद करोगे तो याद हो जाएंगे जल्दी, एक बार हम समझा देते हैं। चलिए सुनिए जल्दी से। हुक का नियम लिखिए। हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत या प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये हुक का नियम है। हुक का नियम क्या है? प्रतिबल समानुपाती विकृति, ये प्रत्यास्थता की सीमा में है। प्रतिबल को एच से दर्शाते हैं, विकृति को अल्फा से दर्शाते हैं। समानुपाती चिन्ह हटाया जाए तो एक नियतांक आता है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा क्वेश्चन इसमें है पहले के अंदर कि प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? तो प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हो गया पहला। दूसरा पास्कल का नियम लिखिए। इस नियमानुसार पास्कल का नियम यह है कि जैसे कोई बंद द्रव है, इसके किसी एक भाग पर अगर कोई दाब आरोपित किया जाएगा तो ये दाब अपरिवर्तित रहते हुए बिना बदले सभी भागों में समान रूप से फैल जाएगा, ये पास्कल का नियम है। तीसरा, धारा रेखीय प्रवाह है और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस सब मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, सुन लीजिए एक बार फिर से। धारा रेखीय प्रवाह कैसा होता है? नियमित होता है, एक के पीछे एक तरल के कण गति करते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह अनियमित होता है, एक के पीछे एक गति नहीं करते हैं तरल के कण। किसी एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग फिक्स होता है, नियत होता है। कै में? धारा रेखीय प्रवाह में। वो बदलता रहता है विक्षुब्ध प्रवाह में। धारा रेखीय प्रवाह में तरल का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, उसकी क्रांतिक चाल से कम या क्रांतिक चाल के बराबर होता है, और विक्षुब्ध प्रवाह में क्रांतिक चाल से अधिक होता है। शांत बहती हुई नदी के जल का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। बाढ़ के समय, बरसात में, तेज बारिश के समय नदी का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होता है। बर्नौली सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। बर्नौली प्रमेय क्या है? सबको पता है। इस प्रमेय अनुसार क्या कहती है? जब कोई आदर्श तरल, आदर्श मतलब अश्यान एवं असंपीड, किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में से धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर तरल की सभी ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है, या तरल की एकांक आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, या एकांक द्रव्यमान की, या एकांक भार की। 4 तरह से हम इसको कह सकते हैं। कुल ऊर्जा नियत है, एकांक आयतन की ऊर्जा नियत है, एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा नियत है, एकांक भार की ऊर्जा नियत है। ठीक, तो ये बर्नौली प्रमेय है, इसको पूरा सिद्ध किया जाता है ना। यहाँ पे 2 नंबर का पूछा है तो केवल लिखवाया है उनसे, इधर आपको पूरा सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, अकेला स्टेटमेंट लिखना है। 5वां, कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल तैरने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंद बनाने का प्रयास करता है। गुड क्वेश्चन। कांच की प्लेट है, इस पे पानी डालें तो पानी पसर जाता है, और पारा डालें तो गोल होता है। क्यों? पानी के अणुओं के बीच में जो ससंजक बल है, ससंजक बल पानी के अणुओं के बीच में, और पानी और कांच के अणुओं के बीच में जो असंजक बल है, उससे ये बल छोटा होता है। कौन सा? ससंजक बल। तो असंजक बल अपनी तरफ खींच लेता है तो ये चपटा हो जाता है। इसमें ससंजक बल बड़ा होता तो जो अपनी तरफ को खींचा रहता तो ये गोल हो जाता है। इसीलिए ये भिगोता नहीं है, ये भिगोता है। ठीक, ये भी हो गया। ससंजक बल और संजक बल कहाँ पहुँच गए? 6वां क्वेश्चन सुनो। किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव की आकृति सदैव गोल होती है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। कारण इसका क्या है? ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव द्रव का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर न्यूनतम क्षेत्रफल रखने की प्रवृत्ति रखता है, क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है, और दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए द्रव की बूंद गोलीय होती है। तापीय प्रसार क्या है? ताप परिवर्तन से, ताप वृद्धि से किसी द्रव के क्षेत्रफल, आयतन
अथवा लंबाई में होने वाले प्रसार को तापीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? क्या एकांक ताप परिवर्तन करने से किसी छड़ की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और ऐसे ही आयतन प्रसार गुणांक गामा क्या होता है? ये अल्फा है गामा। ताप में एकांक परिवर्तन करने से किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को उसका आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। दोनों का ही मात्रक क्या होगा? लंबाई से लंबाई कट गई, प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका भी इसका भी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है एक और तीसरा, वो भी बता दें। एकांक ताप में एकांक परिवर्तन करने से एकांक क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या बीटा कहते हैं। इसका मात्रक भी वही होता है। तीनों बता दिए। फिर भाई प्रश्न चौथा है। चौथे के अंदर पहला, वायुयान के सिद्धांत पर काम करता है, स्पष्ट कीजिए। वायुयान बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है? देखिए, वायुयान के पंखों की आकृति कुछ इस तरह की बनाई जाती है। जब हवा में ये चलता है, यहाँ को चलता है, तो इधर की हवा को काटता है। वायुयान जब v चाल से चलेगा तो हवा चलेगी इधर को, ठीक, हवा इधर को चलेगी। तो जब हवा इधर से गुजरेगी ऊपर से यहाँ तक पहुँचेगी, तो वायुयान तो यहाँ से यहाँ इतनी दूरी बराबर समय में तय करेगा, ऊपर का हिस्सा भी नीचे का हिस्सा भी। लेकिन नीचे की दूरी कम है और ऊपर की दूरी ज़्यादा है, और समय बराबर लगा, तो ऊपर चाल कम हो जाती है। मान लो उधर चाल v1 है, नीचे चाल v2, किसकी? हवा की। जो हवा चलेगी ना इसके पंखों के ऊपर से, वायुयान के ऊपर और वायुयान के नीचे जो हवा चलेगी, बॉडी के ऊपर और बॉडी के नीचे वायुयान के जो हवा चलेगी, ऊपर की हवा तेज होगी और नीचे की हवा स्लो होगी। इसलिए बर्नौली प्रमेय के हिसाब से ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। अतः कहने का मतलब है कि इस पे क्या, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है P2, ऊपर का प्रेशर कम है, तो नीचे से ऊपर को बल लगेगा। बल लगेगा यानी वायुयान को उठाए रखने में अपने आप मदद मिलेगी, इंजन को उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आ गई? फिर दूसरा क्या है? स्टोक का नियम लिखिए और सीमांत वेग क्या है इसका सूत्र बताइए। अरे डरो, स्टोक का नियम क्या कहता है भाई? स्टोक का नियम अभी तो हमने लिखा था, है ना। जब कोई 4s वाली वस्तु, 4s कैसी? 4s हिंदी में, इंग्लिश में बताया हमने, है ना। जब कोई ऐसी वस्तु जो 4s हो, 4s मतलब स्मॉल, स्फेरिकल, स्मूथ, और कैसी होती है? सूक्ष्म, हाँ सॉलिड। जब कोई छोटी, ठोस, गोल और चिकनी वस्तु, कैसी? छोटी, ठोस, गोल और चिकनी वस्तु किसी समांगी श्यान तरल में नियत वेग से गिरती है, तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको श्यान बल कहते हैं। इस श्यान बल का मान स्टोक के हिसाब से, स्टोक वैज्ञानिक स्टोक ने बताया कि इस श्यान बल का मान वस्तु की त्रिज्या के समानुपाती होता है, एक बात। दूसरी बात, वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। जितनी बड़ी वस्तु उतना ज़्यादा बल, जितना ज़्यादा वेग उतना ज़्यादा बल। तीसरी बात, तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है। काहे के? जितना ज़्यादा श्यान तरल होगा, गाढ़ा तरल होगा, उतना ज़्यादा श्यान बल लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मिला दें तो ये है क्या? ईटा RB, और यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसकी वैल्यू होती है -6 पाई। तो ये है बच्चों स्टोक का नियम, ठीक, सुन लिया आपने स्टोक का नियम। फिर सीमांत वेग क्या है इसका सूत्र बताइए। अरे सीमांत वेग सुन लो जरा। जब कोई अनंत विस्तार के श्यान तरल में वस्तु गिरती है मुक्त रूप से, तो बच्चों शुरू में उसके वेग में वृद्धि होती जाती है।
लेकिन इस पर लगने वाले श्यान बल का मान क्या होता है, लगातार बढ़ता है। वेग बढ़ने से श्यान बल का मान बढ़ता है, लेकिन भार इसका नियत रहता है, W बराबर mg नियत होता है। अच्छा, और इस पर लगने वाला उत्प्लावक बल भी नियत होता है, बॉइंट फोर्स। तो कुल मिला के जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ता है, जब किसी वस्तु को किसी श्यान तरल में मुक्त रूप से गिराया जाता है, तो प्रारंभ में तो वह घटते हुए त्वरण के साथ गति करती है, मतलब उसके वेग में वृद्धि होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लगने वाला कुल बल शून्य होने के कारण उसका त्वरण शून्य हो जाता है और वस्तु नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग या अंत्य वेग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीमांत वेग या अंत्य वेग कहते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, इसका सूत्र बताइए, इसका सूत्र बताइए, सीमांत वेग का सूत्र बताइए। ठीक, तो भाई इस पे जो वस्तु नीचे को गिर रही है, इस पे देखिए, ऊपर का कुल बल और नीचे का कुल बल बराबर कर देते हैं। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, देख लीजिए आप ध्यान से। ऊपर को बल कितना है, ये दो बल ऊपर को, नीचे को बल केवल भार है। इस बल का मान कितना है, 6 पाई ईटा आरवी, ऋण का चिन्ह छोड़ दिया, संख्यात्मक मान लिया केवल, आरवी। बुओयंट फोर्स कितना होता है, वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल का भार। ठीक, वस्तु ने तरल का भार कितना हटाया, अपने आयतन के बराबर आयतन हटाया तरल का, फिर तरल का घनत्व इंटू जी, तो इतना भार हटा दिया वस्तु ने तरल का। और वस्तु का खुद का भार कितना, mg, और mg क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। तो ये वस्तु का घनत्व है, सिग्मा क्या माना हमने यहाँ पे, वस्तु का घनत्व बच्चों, और रो क्या माना, तरल का घनत्व। ठीक है, इसमें आप भाग कर दीजिए, काय का, 2 पाई का भाग कर दीजिए, 2 पाई आर का भाग कर दीजिए। 2 पाई आर का भाग कर रहे हो तो क्या बच रहा है, 3 ईटा वी प्लस 2/3 आर स्क्वायर रो जी बराबर 2/3 आर स्क्वायर, पाई चला गया, 2 चला गया, एक आर चला गया, सिग्मा जी, पक्षांतर कर दो तो 3 ईटा वी बराबर, ये पक्षांतर करके 2/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, रो माइनस सिग्मा, सॉरी सिग्मा माइनस रो, वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, इंटू जी। पक्षांतर होके जे पद इस तरफ आएगा तो 2/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने दोनों में से, और जी भी कॉमन ले लिया, तो इधर का सिग्मा बचा, माइनस का इधर पे रो आया। ठीक, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और नीचे आएगा तो ये 2/9 हो गया, ईटा भी नीचे आएगा तो ईटा हो गया, आर स्क्वायर, ये सिग्मा माइनस रो इंटू जी हो गया बच्चों। ये है सूत्र काय के लिए, सीमांत वेग के लिए या अंत्य वेग के लिए। फिर क्या है भाई, किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए ले रहे थे तो यार अपन से। हाँ, किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब हेतु व्यंजक, पेन कॉपी लेके बैठना बच्चों आप लोग, है ना, अच्छे से पढ़ना, और 12th में बिल्कुल स्टार्टिंग से ध्यान देना, तो जो स्थिति ना बने कि साल भर में आपको ये पढ़ो क्वेश्चन बैंक, आप रिवीजन के लिए पढ़ो, ये नहीं कि साल भर कुछ नहीं कर पाए और आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्थिति 12th में नहीं बननी चाहिए सबके लिए। हाँ, ये है इसके अंदर प्रश्न क्रमांक 4, ये न्यूमेरिकल है। किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे, ऊपर चाल अभी अपन क्वेश्चन कर ही रहे थे कि पंखों के ऊपर चाल है 70 मीटर प्रति सेकंड और पंखों के नीचे चाल है 63 मीटर प्रति सेकंड। वायुयान के ऊपर तेज चल रही है हवा, नीचे स्लो चल रही है, और पंख का क्षेत्रफल है इतने मीटर स्क्वायर, उस पर कितना बल ऊपर की ओर लगेगा ये बताइए। वायु का घनत्व तो आपको दे रखा है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये है सवाल। एक वायुयान है जो चल रहा है, तो उसके ऊपर हवा इतनी तेज बह रही है, नीचे इतनी तेज बह रही है, तो ऊपर की तरफ उस पर कितना बल लगेगा ये बताना है। तो बस खत्म बात, बर्नौली प्रमेय लगा दीजिए। बर्नौली प्रमेय से क्या होगा, बर्नौली प्रमेय अनुसार क्या होगा बच्चों, इस पे
इस पे एक जगह पे एकांक आयतन की ऊर्जा, ठीक, तो एक जगह एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, एक जगह एकांक आयतन की ऊर्जा, दूसरी जगह एकांक आयतन की ऊर्जा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और H कैंसिल हो जाएगा, वो बराबर ऊंचाई पर रहेगा भाई वन, ऐसा रहेगा। तो जमीन से जितने ऊपर ये, तो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा कैंसिल हो जाएगी, ये बचा। अब इसमें हमें क्या चाहिए भाई, बल चाहिए है, एक्स्ट्रा बल कितना लग रहा है, ठीक है। चलो, तो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर और P2 माइनस P1, हमें मालूम है कि ये दाब ज़्यादा है P2 और V1 ज़्यादा है, तो ये संख्या धनात्मक भी आ रही है, तो ये हो गया डेल्टा P। ये क्या है बच्चों, दाबांतर आया, दाबांतर आया कि नहीं आया, इतना प्रेशर का डिफरेंस है। अब ये वैल्यू भरेंगे तो कितनी, हाफ रो कितनी है 1.3 है, V1 स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर, ये 63 का स्क्वायर और बराबर डेल्टा P। चलो, अब ये कितना बचा, काटें इसको, तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, इतना बचा, 7 सतैया 49, 100, 63 का कितना हो गया, 6 तिया 18 दूनी 36, 6 छम 3 तिया 9 और 6 तिया 18 दूनी 36 और 6 छम 36 और 3 39, इतना हुआ। ये तो है डेल्टा P, ये क्या आ रहा है 0.65 इंटू, ये हो गया 9 और 1 10, 7 और 3 10, 9 10 और 9 19, इतना 931, ये तो डेल्टा P है। अब इसलिए F बराबर क्या आएगा, डेल्टा P में A का गुणा कर देंगे, बल बराबर क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल, तो दाब में जितना अंतर है उतना बल ऊपर को लगेगा, तो इसमें क्या 0.65 इंटू 2.5 इंटू 931 न्यूटन आ गया आंसर। इसको गुणा कर लेना आप लोग, है ना। ये करीब करीब कितना आएगा, 2.5 गुना तो 900, 1800, 1800 2300, 2300, 2300 का 65%, तो 23 के 118, 1900 न्यूटन आ रहा होगा कुछ, है ना। हो गया बच्चों, चलो इतना बल एक्स्ट्रा लग गया। फिर 5वां क्वेश्चन, फिर इन्हें न्यूमेरिकल दे दिया, 5वां क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। आ जाओ 5वें क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। क्या कह रहा है भाई 5वां क्वेश्चन, किसी द्रव चलित ऑटोमोबाइल की लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 किलोग्राम सांति की कारों को उठाने की है, 3 टन की कार को उठा सकता है। बोझ उठाने वाले पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 425 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो छोटे पिस्टन को अधिकतम कितना दाब सहन करना होगा। देखो लिफ्ट ऐसे बनती है, छोटा पिस्टन इधर, अपन को पता है, ये इधर बड़ा पिस्टन रहता है, ठीक। अब इधर पे आपको क्या दिया गया है, वजन दिया गया है कि 3000 किलोग्राम उठाना है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल भी है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन को मालूम है कि प्रेशर यहाँ का और यहाँ का बराबर होता है कि नहीं होता, पास्कल के नियम से प्रेशर ही तो बराबर होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल, यहाँ का बल बटे यहाँ का क्षेत्रफल, जो यहाँ है वही दाब यहाँ पे चाहिए पड़ेगा इसको, ठीक। तो इधर का जो पिस्टन है इतना मजबूत रहना चाहिए कि कम से कम इतना दाब बियर कर सके, या इससे और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो F2 कितना आएगा, भार mg और क्षेत्रफल A2, भार कितना 3000 किलोग्राम की तो कार है और इतना धरती माता खींचेंगे इंटू जी से, और 425 दिया है, 425 नहीं चलेगा, -4 और करना पड़ेगा। देखो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर, जानते हैं नहीं जानते, जानते हैं, हमारे बच्चे सब होशियार होते हैं। तो ये कितना आया भाई बताओ जरा, तो ये ऊपर चढ़ाओ तो 10⁻⁵ हो गई है, और 3000 को 425 से काट दो, तो लगभग क्या आ रहा है बच्चों, 2 बार लगभग नहीं बोला जाता,
ये आ रहा है 7.5 के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इतने पास्कल। कर लेना इसको, आप एग्जैक्ट निकाल लेना, ठीक है। हो गया बच्चों। फिर 6वां क्वेश्चन, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए और इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये हम बता चुके हैं अभी आपको, क्या है, के ए T1 माइनस T2 इंटू टी बटे एल, जो है ताप की स्थायी दशा में किसी छड़ के एक सिरे का ताप T1 डिग्री सेल्सियस हो, दूसरे सिरे का ताप T2 डिग्री सेल्सियस हो, इसकी लंबाई L हो, ठीक। तो ऊष्मा जितनी यहाँ से प्रवाहित होती है उतनी यहाँ पे निकलती है ताप की स्थायी दशा में। तो ये डिपेंड करती है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापांतर पर, समय पर और लंबाई पर। इसमें जो नियतांक K है ये ऊष्मा चालकता गुणांक होता है, ठीक। तो इसके लिए सूत्र स्थापित करना था, तो K बराबर क्या आ गया, Q इंटू एल बटे ए T1 माइनस T2 इंटू टी, टी नहीं टी समय, ठीक। अब परिभाषा देना है, तो परिभाषा हम देखो, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, सबको 1 कर दो, तो क्या बन जाएगा, K बराबर Q बन जाएगा। कब, ये कब बनेगा, L 1 यूनिट हो, A 1 वर्ग इकाई हो, वर्ग इकाई जी इकाई, T1 माइनस T2 भी क्या हो, 1 इकाई हो, T 1 सेकेंड हो या 1 यूनिट हो। मतलब ताप की स्थायी दशा में एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व एकांक लंबाई की छड़ से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा, जबकि उसके सिरों के मध्य तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन मेंटेन किया जाए, आंकिक रूप से छड़ के पदार्थ के ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होती है। इस परिभाषा को आप रोक के 2 बार सुन लो, आपको याद हो जाएगी। ये चारों चीज़ें मैंने शब्दों में डाल दी यहाँ से, ठीक। क्षेत्रीय प्रचार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अभी हम बता चुके हैं, क्षेत्रीय प्रचार है ना, क्षेत्रीय प्रचार बता दिया था ना, कि ताप में एकांक परिवर्तन करने से किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को क्षेत्रीय प्रचार गुणांक कहते हैं। और इसका सूत्र ये होता है, ठीक। रेखीय प्रचार गुणांक और आयतन प्रचार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। एक ये पूछा है, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। जानते हो आप लोग या नहीं जानते हो, जानते हो, सिद्ध करके बता दें 2 मिनट के अंदर, आ जा 2 मिनट के अंदर सिद्ध करके बता दें। मान लो कोई घनाकार वस्तु है, तो उसका आयतन कैसे निकालोगे, L क्यूब। उसका प्रारंभिक आयतन कैसे निकलेगा, L0 क्यूब। L0 क्या है, प्रारंभिक लंबाई, और L क्या है, ताप T पर लंबाई काय की। एक घनाकार वस्तु बना लें अपन, ऐसे बना लें, है ना, तो इसको गर्म करें तो ये फैल जाएगी चारों तरफ। तो इसकी शुरुआती लंबाई ये है और ताप T पर लंबाई ये है, तो शुरू का आयतन ये होगा, बाद का ये होगा। अब चूंकि L बराबर क्या होता है, L0 1 प्लस अल्फा T, तो ताप T की जगह है, क्या बोले हम, डेल्टा, चलो T कर दे रहे हैं ना, T कर देते हैं, ठीक। ये होती है, तो ये बनना पड़ेगा हमें, चूँकि L बराबर L0 1 प्लस अल्फ़ा, कैपिटल T ले लिया हमने, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संकेत है। इसको खोलो, L0 का क्यूब, 1 का क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 3AB स्क्वायर, मतलब A अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर। अब ये 2 पद हैं अति सूक्ष्म, तो इनको मान लिया जाता है, नगण्य माना जाता है। अति सूक्ष्म क्या है, अल्फा बहुत छोटा होता है, पॉइंट के बाद 3 जीरो होते हैं और 4 जीरो होते हैं, उसका स्क्वायर होगा तो 12 जीरो हो जाएंगे, डबल होगा तो 8 जीरो हो जाएंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको कर देते खत्म। और जे क्या है बेटा, जे V0 है, प्रारंभिक आयतन है, तो क्या बच गया, 1 प्लस 3 अल्फा T V आया। परंतु V की परिभाषा अगर देखें तो ये NCB होती है, आयतन प्रसार गुणांक होता है। इन दोनों की तुलना करने पर गामा बराबर क्या आ गया, 3 अल्फा। हो गया बच्चों। तो ये वीडियो लाने में मुझे देर हो गई, आपकी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी यूनिट नंबर 8 और 9 दोनों आपको उसमें लेकर आएँ, एक में नहीं होगा तो 2 में ले आएंगे, लेकिन ज़रूर हम 1-2 दिन के अंदर आपको वो भी लेकर आ रहे हैं। तो ये सारे वीडियो आप 2-2 बार देख लीजिए,
पिछले लेक्चर में कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई थी, ये सही नहीं आ रहा था, तो उस लेक्चर में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मुझे बताइएगा कि उसमें दिक्कत है, तो मैं उसको रीशूट कर दूंगा, फिर से बना दूंगा। ओके बच्चों, सभी फ्रेंड्स को बोल दीजिए, सारे लोग देख लें इसके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।